हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी बुक का, और चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ लिया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो चलिए फिर से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो पहले हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो यहां पर डेफिनेशन ये होगी, द करंट होज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विथ टाइम। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछे कि भैया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो यहां पर दो शब्द ज्यादा यूज में आएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, टाइम के साथ चेंज हो। किसके साथ चेंज हो बच्चों? टाइम के साथ। मतलब अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। इसका मतलब यही है, मैग्नीट्यूड का चेंज होना मतलब करंट की वैल्यू का चेंज होना। तो यहां पर मैं एक डायग्राम से बना के दिखाऊंगा क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपने डायग्राम हमेशा देखा होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। कभी मैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट बताऊं तो आप कभी इसे रीड करने की कोशिश करें एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये कंप्लीट साइकिल है, इस जगह पर 0 होता है, आप जानते होंगे। इस जगह पे π/2 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। आप देख सकते हैं कि भैया 0 टाइम पर करंट की वैल्यू 0 है, पर जब एंगल 90 डिग्री कर दिया जाए किसी रेक्टेंगुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसे रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। फिर से देखिए करंट की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू फिर से मैक्सिमम हो गई है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर इसे -Imax कहे। -Imax क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर करंट की वैल्यू फिर से क्या हो गई है, 0। यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पर 0 से बढ़ रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर 0 हो रही है, फिर से नेगेटिव, फिर से मैक्सिमम हो रही है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने इसे पढ़ रखा है, तो आइडिया देने के लिए आपको ये पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट समझ में आया। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो उसके बाद आता है डायरेक्ट करंट क्या आता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन whose magnitude and direction does not changes with time। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि भैया डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। कभी हम इसका ग्राफ बनाए डायरेक्ट करंट का, तो आप देखिए ग्राफ डायरेक्ट करंट का है। क्यों ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर ली, तो देखिए यहाँ पर टाइम लगातार बढ़ रहा है, पर करंट की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पर करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब इसे पैदा कौन सा सोर्स करता है, तो अल्टरनेटिंग करंट को पैदा जो है वो करता है जनरेटर। कौन करता है बच्चों? जनरेटर। एसी जनरेटर आपने नाम सुना होगा, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करने वाला जनरेटर। इसका ग्राफ हम इसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, तो आप कभी नहीं जानते इस बारे में तो लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था। ये आप इस देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट का सोर्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये सोर्स जो होते हैं सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सेल्स या फिर बैटरी। सेल या फिर बैटरी से हम डायरेक्ट करंट को पैदा करते हैं।
और कभी हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट को, तो अल्टरनेटिंग करंट को हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो जनरेटर से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं बिना देर किए। अच्छा, अब इसके बाद कभी हम इसकी अल्टरनेटिंग करंट की और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन देखें तो देखिएगा क्या होती है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन देखते हैं। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन होगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये ओमेगा है तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये E क्या है, तो E जो है वो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बहुत से पूछ रहे हैं बच्चे, पूछते हैं इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ऐसा ईएमएफ जिसकी वैल्यू टाइम के साथ लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। जैसे आप कभी ये देखें, ये ईएमएफ लगातार क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कभी आपको टी टाइम पर, इस टाइम पर ईएमएफ निकालना है तो ये ई क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इस टाइम पर ईएमएफ निकालना है तो ई जो होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा। ठीक है सर, ई नॉट क्या होता है, तो ई नॉट जो होता है, ई नॉट को बहुत सी बुक में ई एम भी लिखा होता है, तो ई नॉट लिखे या ई एम लिखे, इसका मतलब होता है मैक्सिमम ईएमएफ। इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। मतलब ये ईएमएफ जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा इस जगह पर। तो ई नॉट जो होगा ईएमएफ होगा, मैक्सिमम ईएमएफ। और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता ही होगा। और टी जो है यहाँ पर टाइम है, टी जो है वो टाइम है। अब मान लीजिए आपने किसी एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। अल्टरनेटिंग सोर्स को हम रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं। जब भी ये सिंबल नज़र आ जाए तो समझ जाना कि आपने अल्टरनेटिंग बैटरी लगा रखी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगा रखा है। बैटरी गलत बोल गया मैं। तो यहाँ पर आपने E इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों, ईएमएफ प्रोवाइड किया, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, हाँ है ना, फ्लो होने लगेगा। तो करंट इक्वल्स टू ओम्स लॉ से बताया क्या होगा, ओम्स लॉ से करंट क्या होगा, तो आप कहेंगे ये I जो होगा ये भी इंस्टेंटेनियस होगा। सर क्यों, क्योंकि ईएमएफ लगातार चेंज हो रहा है तो करंट भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। तो I इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ से, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। अरे भाई करंट इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है आर। इस ई नॉट अपॉन आर की बात करें तो ई नॉट अपॉन आर वापस ओम्स लॉ से क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ई नॉट अपॉन आर क्या कहलाता है, आई नॉट। क्या कहलाएगा बच्चों, आई नॉट। तो यहाँ पर आई नॉट क्या है, तो आई नॉट जो है वो है मैक्सिमम करंट। आई नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम करंट है, जिसकी वैल्यू क्या हमने निकाली है, ई नॉट बाय आर। अब यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन देख ली, और यहाँ पर ये आई क्या है, आई जो है अल्टरनेटिंग करंट होता है, अभी हमने बताया था। और आई नॉट क्या होता है, आई नॉट मैक्सिमम करंट, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड टी क्या होगा बच्चों, टाइम होगा। अब यहाँ पर हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है टाइम पीरियड। क्या है बच्चों, टाइम पीरियड। अब आपको टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं इसकी थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल ली थी और उसे कहाँ पर रख दिया था, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच, और कॉइल्स को, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल को लगातार गोल घुमा रहे थे। अब लगातार गोल घुमाओगे तो उसमें करंट पैदा होगा, और करंट जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब बच्चों, अब जैसे ही कॉइल को आपने एक चक्कर में घुमाया तो इस कंप्लीट रोटेशन में कुछ तो टाइम लगा होगा, हाँ है ना। तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय कॉइल, टाइम टेकन बाय कॉइल टू प्रोड्यूस
अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। तो बच्चों टाइम पीरियड का कभी हम क्या देखें, कभी हम इसका फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड क्या होता है आप खुद ही सोचें। हम कभी बचपन से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देखते हैं, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, तो टाइम इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बात आपको देखिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए रफ में स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बस रफ वर्क के लिए, रफ वर्क। तो बच्चों टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम की बात नहीं चल रही, टाइम पीरियड की बात चल रही है। और देखिए यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी दो अलग चीजें। स्मॉल टी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर समय, ये समय है 0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है स्मॉल टी। पर कैपिटल टी क्या होगा, कैपिटल टी जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, मतलब इस साइकिल को कंप्लीट होने में लगा हुआ समय, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम का फॉर्मूला देखें तो d अपॉन एस होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर जब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से घूम रही है, घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी बच्चों, टाइम पीरियड इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताएं। डिस्प्लेसमेंट, एक कॉइल, कभी मैं रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करूं, मैं 1 मीटर ये कॉपी ले लेता हूं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल है, अब ये रोटेट हो रही है, रोटेट होने में कुछ तो समय लगेगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन में लगे हुए टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पर देखिए ये रोटेट करके कितना एंगल बना रही है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट का आप ये नोट डाउन कर लें। अब मैं टाइम पीरियड के बाद बात करता हूं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड हो गया बच्चों, ये जनरल चीजें आपको आनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, तो आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते होंगे। चलिए तो अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, बहुत सी बुक में न्यू सिंबल भी होता है, न्यू सिंबल, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए न्यू की जगह f सिंबल यूज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बचपन से हमने पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी बार कॉइल रोटेट हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय कॉइल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय कॉइल। यहाँ पे कॉइल की बात चल रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल की। यहाँ पर साइकिल कंप्लीट कौन कर रहा है, कॉइल ही कर रहा है। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय कॉइल इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की कभी हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हमने f से डिनोट किया है, टाइम पीरियड को t से डिनोट किया है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में t, या फिर कहें t का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा है, 2 पाई बाय ओमेगा है। तो यहाँ पर हो जाएगा t का रेसिप्रोकल, ध्यान से देखें 2 पाई बाय ओमेगा है, तो यहाँ पे टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। तो यहाँ पर हम 2 पाई को इस तरफ ले जाए तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय एफ। वैसे यहाँ से भी हम निकाल सकते थे सर, कैसे, देखिए टाइम इक्वल्स टू चलिए यहाँ पर भी वही करना है। देखिए टाइम को हम 1 अपॉन एफ लिख सकते थे, जो कि यही किया हुआ है मैंने। टाइम को हमने क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन टाइम को क्या लिखा हुआ है, 2 पाई बाय ओमेगा, नहीं सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा। तो 1 अपॉन टी क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय एफ हो जाएगा। अब बच्चों यूनिट की बात कर लें तो टाइम की यूनिट जो होती है सेकेंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होगी बच्चों, सेकेंड होगी।
और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, हर्ट्स होगी। क्या होगी बच्चों, हर्ट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखेंगे, हर्ट्स होगी। और कभी हम ओमेगा की बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड। क्या होगी बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, अल्टरनेटिंग EMF समझ में आ गया, अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक बात करने जा रहे हैं। क्या बच्चों, एक बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे ही एक क्वेश्चन फॉर्म में पूछना चाहूँगा। देखिए, कभी हम यहाँ पर एक चीज़ की बात करें, क्या कि बच्चों अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो आप देखें यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम हुई, फिर क्या हो गई, 0 हो गई, फिर क्या हुई, मैक्सिमम हुई पर नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर हो गई 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना करंट ऊंचाई पे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही नेगेटिव में जा रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो इसकी जो एवरेज करंट है, देखिए ये तो I जो है इंस्टेंटेनियस करंट है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब जो पॉजिटिव साइकिल में और प्लस नेगेटिव साइकिल में। तो क्वेश्चन ये है कि भैया इसका I एवरेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। तो हम अगले टॉपिक में इसी को देखेंगे कि भैया एवरेज करंट 0 क्यों होता है। वैसे ग्राफ से तो पता चल गया कि भैया जैसे कभी हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, रेजिस्टेंस की बात करें, तो आप कहेंगे कि भैया 1 सेकेंड के अंदर क्या होगा, 1 सेकेंड कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होगा कि ये जो है एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के कुछ करंट फ्लो किया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होके कुछ करंट फ्लो किया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज में फिर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर एक बार करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या फिर कहें एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एवरेज मिलाकर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम अगले टॉपिक में I एवरेज को 0 प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं कि I एवरेज 0 क्यों होता है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ करना है कि पूरी कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना फ्लो होता है, 0। एक बार हम क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, प्रूफ मैथमेटिकली। देखिए हमने डायग्राम से तो पता कर लिया कि भैया जितना करंट पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या कहें जितना हाफ साइकिल में फ्लो हो रहा है उतना ही सेकेंड हाफ साइकिल में फ्लो हो रहा है। देखिए ये हाफ साइकिल क्या होती है, मैं आपको कॉपी से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन है जो आपको नजर आ रही है, ये जैसे ही रोटेट की तो ये क्या हो गया, हाफ साइकिल हो गया। अब उसके बाद ये वापस रोटेट करेगा तो ये अदर हाफ साइकिल होगी, इसे ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, तो इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट साइकिल। अब कंप्लीट साइकिल जो है 2 हाफ साइकिल से मिलकर बनती है। तो कभी हम हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था और अदर हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था। तो जितना प्लस में फ्लो हुआ उतना माइनस में फ्लो हुआ, तो एवरेज मिला के कितना होना चाहिए, 0। तो हमें डायग्राम से तो पता चल गया, पर हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। चलिए तो हम इसे मैथमेटिकली क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चों, प्रूफ मैथ्स की मदद से प्रूफ करेंगे। तो यहां पर हमने सपोज ले लिया, सपोज इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो बच्चों आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, I = I0 sin ओमेगा t। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है बच्चों, किसी भी समय कोई सा भी समय हो, मान लीजिए कि कोई साइकिल जो है वो 1 सेकेंड के अंदर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो 0.1 सेकेंड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, एंड साइन ओमेगा t ये आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों कभी हम किसी
एक सर्किट की बात करें तो सर्किट में आपने जैसे ही करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो होना मतलब क्या, चार्ज फ्लो होना, सही है। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया करंट फ्लो हो रहे हैं मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, हाँ है ना। तो सपोज dq चार्ज फ्लोज इन टाइम t। तो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq क्या होगा, करंट इंटू dt, करंट इंटू dt। से dt क्यों है, तो हमने मान लिया कि भैया dq चार्ज फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, dt टाइम में, कितने टाइम में बच्चों, dt टाइम में। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट इंटू टाइम। बच्चों ये पता होना चाहिए करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब q बाई टी। तो यहाँ पर q क्या होगा, i इंटू टी, ठीक है। तो dq तो एज इट इज, मैं करंट की वैल्यू को ऊपर से डाल देता हूँ, कितनी है आई नॉट, यहाँ पे मैं q कभी कभी छोटा कभी बड़ा बनाता हूँ तो ये ध्यान रखिएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, सही। ये dq क्या है, स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहे हैं dt टाइम में। पर कभी मैं पूरे टाइम की बात करूँ, कंप्लीट साइकिल की बात करूँ, तो यहाँ पर फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल टोटल चार्ज q फ्लोज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर दें हम, dq का इंटीग्रेशन कर दें। dq क्या है, स्मॉल चार्ज। कभी मुझे कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो dq का इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। और हम किसके लिए कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल चार्ज के लिए। तो टोटल चार्ज 0 से कहाँ तक जाएंगे, q तक जाएंगे। और टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो बच्चों एक साइकिल कंप्लीट होने में लगे हुए टोटल टाइम को ही टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 0 से t। सर ये dt क्या है, dt तो स्मॉल टाइम है, dt स्मॉल टाइम है, पर स्मॉल टाइम मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। और ये टोटल टाइम को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, dq का इंटीग्रेशन, तो dq का इंटीग्रेशन इज q, और लिमिट तो आपको डालते आती होगी, तो 0 से q अभी डाली नहीं है, डालेंगे हम। तो यहाँ पर आई नॉट कॉन्स्टेंट है, सॉरी बच्चों, आई नॉट यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, और अंदर क्या बचा, 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर तो लिमिट डल जाएगी q माइनस 0, आई नॉट एज इट इज। और साइन का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा, नीचे की तरफ आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन की बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आएगा, ओमेगा। यहाँ पे q माइनस 0 कितना हो जाएगा, q, और ये आई नॉट अपॉन में ओमेगा। मैंने ओमेगा को बाहर निकाल दिया और मैं लिमिट डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ बच्चों, लिमिट। तो कॉस ओमेगा, और t की जगह अपर लिमिट डाल रहा हूँ, अपर लिमिट डाल दी बेटा, अपर लिमिट। अब माइनस तो फॉर्मूले का, और यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी में मैंने क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ पर t की जगह कितना डाल दिया, 0। तो 0 इंटू समथिंग, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्या बोल गया, ओमेगा नीचे आ गया यहाँ पर। अब देखिए एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए काम करता हूं मैं। यहाँ पर माइनस की वजह से कभी कभी गड़बड़ होती है, तो आप एक काम कीजिए, माइनस को भी बाहर निकाल दें। जिस तरह से आपने ओमेगा को बाहर निकाला था, माइनस को भी निकाल दें। अब अंदर माइनस नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस नहीं बचा तो लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे डालते हैं, तो टाइम की जगह आप क्या डाल देंगे, कैपिटल टी, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का, माइनस तो यहाँ है ही नहीं, माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं। और यहाँ पर स्मॉल टी की जगह कितना डाल दिया, 0। तो 0 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो q इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट बाय ओमेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है बच्चों। ओमेगा जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाय टी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं चलो मैं लिख ही देता हूँ कि बच्चों ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाय टी, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये 0 है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर t से t कैंसिल, तो माइनस का आई नॉट बाय ओमेगा,
और बच्चों यहाँ क्या बचा, cos 2π, और cos 2π की वैल्यू होती है 1, ये भी लिख लीजिए, ये वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी। cos 2π कितना होता है बच्चों 1, और यहाँ पर पहले से क्या चला आ रहा है -1, तो 1 - 1 कितना होगा, तो 1 - 1 0, तो कभी 1 - 1 0 है तो बच्चों 0 इन समथिंग क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कंप्लीट साइकिल में जो टोटल चार्ज है वो कितने फ्लो हो रहे हैं 0। अब आप कहेंगे टोटल चार्ज 0 कैसे हो गए, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जितने चार्ज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुए उतने ही चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुए, तो जितना प्लस में फ्लो हुआ उतना ही माइनस में फ्लो हुआ, तो टोटल मिला के एवरेज मिला के चार्ज कितने फ्लो हुए 0 हुए। तो देयरफॉर एवरेज करंट कितना होगा, तो आपको बता दूं एवरेज किससे मिलके बनता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, द एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज को फ्लो होने में लगा टाइम। अरे भाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितने फ्लो हुए हैं 0, भले से टाइम कुछ तो लगा होगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो देयरफॉर आई एवरेज कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई होगी कि एवरेज करंट कितना फ्लो होता है, 0 फ्लो होता है एवरेज। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, एवरेज करंट की बात चल रही है, एवरेज का मतलब करंट माना फ्लो हो रहा है, पर कभी हम टोटल बात करें तो टोटल कितना होगा 0 होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको एक सर्किट है, उस सर्किट में एसी करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा बच्चों, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, और आपने उस सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट का मैग्नीट्यूड बतलाता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करके, हमने पढ़ रखा है ये। तो बताओ क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को बता पाएगा, क्या वो बता पाएगा, तो जवाब है नहीं बता पाएगा बच्चों, नहीं बता पाएगा। वो डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, इवन बता सकते हैं क्यों, क्योंकि कभी मान लीजिए आपने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया, तो अल्टरनेटिंग करंट तो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी तेजी से होगा कि जितना करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो एवरेज मिला के करंट कितना हो जाएगा 0। इसलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल बच्चों, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कभी भी अल्टरनेटिंग करंट मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करते हैं, इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कभी डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन करें, अभी हमें बहुत सारी डेरिवेशन करने, हमें ये तो पता चल गया कि टोटल साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है, पर फिर भी हम एवरेज करंट को हाफ साइकिल के लिए निकालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हाफ साइकिल में तो करंट फ्लो हुआ, जितना फ्लो हुआ माना उतना ही फ्लो नेगेटिव हुआ। मान लीजिए करंट फ्लो हुआ है 0.6 एम्पियर, मान लीजिए 0.6 एम्पियर, तो उतना ही करंट नेगेटिव में फ्लो होगा, माइनस का 0.6 एम्पियर, तो टोटल मिला के 0.6 माइनस 0.6 0 हो जाएगा। तो हमें पता तो चल गया है कि एवरेजली 0 फ्लो होता है, पर हम उसे हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। किसके लिए बच्चों? हाफ साइकिल के लिए। इसे आप नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम आगे की बात करते हैं। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। पर फिर से हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाल रहे हैं। सर क्यों निकाल रहे हैं? हमें पता तो चल चुका है वो 0 होती है। हम इसलिए पता करना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाफ साइकिल में कितना करंट फ्लो होता है। माना कि हाफ साइकिल में जितना फ्लो होता है उतना ही नेगेटिव में रिमेनिंग हाफ साइकिल में पैदा होता है, दोनों मिलाकर 0 हो जाता है। पर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि आधी साइकिल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक पेन से। तो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट,
द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। बच्चों करंट की वैल्यू क्या होगी किसी भी टाइम पर, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सही है बच्चों। अब बच्चों जैसे ही आपने अल्टरनेटिंग फ्लो किया तो चार्ज भी फ्लो होने लगेंगे, तो लिख लीजिए सपोज डी क्यू चार्ज। डी क्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ही चार्ज फ्लो हो रहा होगा, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो सपोज डी क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, at small interval of time dt। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल टाइम की बात चल रही है, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू डी टी। क्लियर है बच्चों, डी क्यू इक्वल्स टू I इंटू डी टी। मैं I की वैल्यू यहाँ पर ऊपर से डाल देता हूँ, जो कि कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से, I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ी देर पहले ही तो किया था, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बच्चों थोड़ी देर पहले ही किया था, पर पहले और अब में अंतर ये है कि पिछली बार जो आपने किया था वो कंप्लीट साइकिल के लिए किया था। किसके लिए बच्चों, कंप्लीट साइकिल के लिए। इस बार आप जो कर रहे हो सिर्फ किसके लिए कर रहे हो बच्चों, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए बच्चों, हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पर पिछली बार टाइम पीरियड क्या रखा था, 0 से कैपिटल टी। इस बार टाइम पीरियड पूरा नहीं, कितना रखाएगा बच्चों, आधा, 0 से t/2। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टोटल चार्ज निकालने के लिए, तो टोटल चार्ज फ्लोज इन हाफ साइकिल ऑफ AC। पिछली बार याद रखिए हमने लिखा था कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। तो DQ का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। मान लीजिए हाफ साइकिल में कितने चार्ज फ्लो हुए, 0 से Q चार्ज फ्लो हुए, और I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। और यहाँ पर टाइम जो हुआ है कितना हुआ है, हाफ साइकिल का, और हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या आएगा, 0 से t/2। तो यहाँ पर DQ का इंटीग्रेशन तो यहीं पर ही खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया। DQ का Q हो गया, I नॉट बाहर निकल गया, और साइन ओमेगा टी का कितना होता है बच्चों, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2। यहाँ पे लिमिट डाल दें तो लिमिट कैसे डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q माइनस 0। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिमिट डालने से पहले माइनस को बाहर निकाल देता हूँ और ओमेगा को बाहर निकाल देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, माइनस का I नॉट बाय ओमेगा, माइनस का I नॉट बाय ओमेगा। और मैं लिमिट डालने जा रहा हूँ, तो लिमिट कैसे डालते हैं ये तो आपको पता होगा ही, कॉस ओमेगा टी, और टी की जगह मैं क्या डाल दूंगा, अपर लिमिट। एक बार डालूंगा अपर लिमिट, फिर डालूंगा लोअर लिमिट। तो कॉस ओमेगा लिमिट डाल दी t/2, और फिर लिमिट डाली 0। सर 0 क्यों, तो बच्चों t की जगह 0 डाला तो ओमेगा टी पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर Q माइनस 0 तो एज इट इज, माइनस का I नॉट बाय ओमेगा भी एज इट इज। बच्चों आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π/t। कितना होता है बच्चों, 2π/t, और यहाँ पर क्या चल रहा है, t/2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओमेगा की जगह लिखा मैंने 2π/t और t/2 एज इट इज, और cos 0 तो हमेशा कितना होता है, 1। यहाँ पर t से t कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो Q माइनस 0 माइनस का I नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पर क्या बचा, cos पाई बचा, और ये माइनस का 1। Q माइनस 0 इज Q, और ये माइनस का I नॉट बाय ओमेगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। सर cos 2π याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले cos 2π की वैल्यू 1 रखी थी, पर cos पाई कितना होता है, -1 होता है। ये बात याद रखिए, कभी ये बात याद नहीं रखते तो मुश्किल पड़ेगी इंटीग्रेशन करने में और लिमिट डालने में। तो cos पाई जो होता है वो होता है -1, ये बात का ध्यान रखें। तो -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलकर हो गया -2,
और बाय क्या आ जाएगा ओमेगा, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 2 I नॉट बाय ओमेगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 I नॉट बाय ओमेगा। क्लियर है बच्चों, Q इक्वल्स टू 2 I नॉट बाय ओमेगा। तो कभी हम यहाँ पर एवरेज करंट निकाले, किसके लिए निकाले, एवरेज करंट निकाले फॉर हाफ साइकिल ऑफ AC, हाफ साइकिल ऑफ AC के लिए। तो बच्चों बताओ एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो I का फॉर्मूला होगा Q टोटल चार्ज अपॉन में क्या बच्चों, टाइम पीरियड, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, टाइम पीरियड। तो Q कितना है, तो Q जो है हम इसे टाइम के फॉर्मूले में लिख दे तो 2 I नॉट, और बच्चों ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी होता है, ये पता होना चाहिए। तो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, ये टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा टी I नॉट बाय पाई। ये बात समझ में आई होगी। देखिए क्या किया मैंने, 2 एज इट इज, I नॉट एज इट इज, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, 2 से 2 कैंसिल, टी ऊपर गया तो टी I नॉट बाय पाई। तो Q टोटल कितना है, तो Q टोटल है टी I नॉट बाय पाई। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा टी I नॉट बाय पाई, और यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड। और बच्चों बताओ टाइम पीरियड क्या है, हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड होगा t/2, तो t से t कैंसिल, तो I एवरेज कितना बनने वाला है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद से ना दिख रहा हो तो I एवरेज जो होगा, आड़ा नहीं लिखता हूँ सीधे लिखता हूँ, तो I एवरेज जो होगा 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 I नॉट बाय पाई, 2 I नॉट बाय पाई। और बच्चों पाई की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 3.14, तो 2 बाय पाई करते हैं तो ये आंसर आता है 0.636 I नॉट। कितना आता है बच्चों, 0.636 I नॉट, या फिर इस पे भी आप डब्बा लगा सकते हैं। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए, आप इस पर क्या लगा लीजिए बच्चों, स्टार लगा लीजिए दोनों ही फॉर्मूले पर, IMP फॉर्मूले हैं। अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, क्या आ गई होगी बच्चों बात, ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 होता है, पर आधी साइकिल के लिए इतनी वैल्यू होती है, तो बताओ रिमेनिंग साइकिल के लिए कितनी होगी, वापस इतनी ही होगी पर नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है बच्चों, कभी आप इसी का इंटीग्रेशन कहाँ से करें, 0 से t/2 मतलब आधा कर लिया, अब t/2 से t के लिए करें तो आंसर जो आएगा वो यही आएगा, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो बच्चों आधी साइकिल में प्लस वाली वैल्यू, रिमेनिंग हाफ साइकिल में माइनस वाली वैल्यू, और दोनों को मिला है तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, डेरिवेशन IMP है, इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज के बारे में आपको समझ में आ गया, ये एवरेज किसके लिए है, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए बच्चों, फॉर हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल ऑफ AC। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इसे नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक नए करंट की बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों, नया करंट। इस करंट का नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम किससे डिनोट करते हैं, I, और उसके नीचे लिख देते हैं RMS। R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर। अब ये क्या होता है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बच्चों ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि कभी हम एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट कभी मान लीजिए रेजिस्टेंस की, अब यहाँ पर चले डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए कभी हम यहाँ पर एक सर्किट ले जिसमें एक रेजिस्टेंस है और आपने यहाँ पर क्या फ्लो कर दिया, AC सप्लाई दे दिया। अब AC सप्लाई दिया तो बच्चों बताओ, कभी हम I एवरेज की बात करें तो टोटल करंट कितना फ्लो होता है, 0, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज में फ्लो होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में। अभी हमने देखा था आधी साइकिल में करंट कितना फ्लो हो रहा था, 0.636, जो 7 लिखा हुआ है बुक में, 0.6370, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना होगा, तो माइनस का 0.637 I नॉट। कभी आप इसे टोटल करें तो एवरेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज 0 मिल रहा है। पर अब हम एक ऐसे करंट को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर कभी उसे 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं, एवरेजली 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखें यहाँ पर डेफिनेशन से चलते हैं।
इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ, यहां पर ध्यान से देखिए, डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट इन गिवन रजिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड फॉर द सेम टाइम। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, एक रजिस्टिव सर्किट लिया। कौन सा लिया बच्चों? रजिस्टिव सर्किट लिया, और आपने इस पे डीसी सप्लाई अप्लाई किया, ठीक है, और एक बार फिर से रजिस्टिव सर्किट लिया और इस बार एसी सप्लाई प्रोड्यूस किया, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि कभी आपने इसे टी सेकंड के लिए फ्लो किया और यहां पर भी इसे कितने सेकंड के लिए फ्लो किया? टी सेकंड के लिए फ्लो किया। तो करंट इसमें तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा जीवन भर, पर इसमें करंट क्या होगा? हमेशा चेंज होता रहेगा, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। पर बच्चों दोनों ही केस में होगा क्या? करंट रजिस्टर में फ्लो होगा तो क्या पैदा करेगा? हीटिंग पैदा करेगा बच्चों। कभी आपने इसे 1 सेकंड के लिए फ्लो किया, कितने सेकंड के लिए बच्चों? 1 सेकंड के लिए, और आपने एसी साइकिल को भी फ्लो किया 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर 1 सेकंड में क्या होगा? आधी साइकिल होगी, एक तो 0.5 सेकंड की और ये भी वाली क्या होगी? 0.5 सेकंड की। तो बच्चों 1 सेकंड में भी हीटिंग पैदा होगी, और यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि 0.5 सेकंड में हीटिंग पैदा होगी प्लस में और बचे हुए 0.5 सेकंड में हीटिंग पैदा होगी माइनस में। बच्चों हीट कभी भी नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आप ध्यान से सुने, यहां पर माना कि करंट 0 हो रहा है, पर हीटिंग इसमें भी पॉजिटिव थी और इसमें हीटिंग आधी साइकिल में भी पॉजिटिव और रिमेनिंग साइकिल में भी हीट क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहां पर इसी तरीके से आरएमएस को डिफाइन किया गया है। देखिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाता हूं, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं, शायद से कोशिश कामयाब हो जाए। देखिए यहाँ पर आपने करंट फ्लो किया कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर क्या पैदा होगी? हीट पैदा होगी। सर क्यों पैदा होगी? जूल्स लॉ के कारण। जूल्स लॉ I²RT, हीट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? हीट इक्वल्स टू क्या होगा? I²RT, हीट पैदा होगी। अब कभी यहाँ पर आपने 1 सेकेंड के लिए इसमें भी करंट फ्लो किया तो 1 सेकेंड में आधी साइकिल होगी, एक तो क्लॉकवाइज होगी और एक क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। पर कभी आप इसके फॉर्मूले पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर आई बोलो क्या है? आई क्या है? स्क्वायर में है, मतलब कभी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार आधी साइकिल में तो वैल्यू प्लस ही थी और आधी साइकिल में भी वैल्यू नेगेटिव थी, तो पर कभी आप इसका स्क्वायर करते हैं तो हीटिंग तो हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी। हीट तो हमेशा एनर्जी होती है और एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो बच्चों हमने यहाँ पर आरएमएस करंट को इसी तरीके से डिफाइन किया है। आरएमएस करंट वो करंट होता है डायरेक्ट करंट का या फिर कहें किसका? अल्टरनेटिंग करंट का, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे फॉर अ गिवन रजिस्टर, जब उसमें टी टाइम तक क्या किया जाए? करंट फ्लो किया जाए। थोड़ा सा मुश्किल है पर देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट, विच प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट, इन दोनों में हीटिंग इफेक्ट सेम पैदा हो रहा है, विच प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर as is produced by alternating current when passed for the same time। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन। मुश्किल टॉपिक था पर ये डायग्राम आपको शायद से समझ में आ गया होगा, थोड़ा कच्चे में भी आ गया तो काम चल जाएगा बच्चों। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इस बार, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t अल्टरनेटिंग करंट इज, टी टाइम में अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट होता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही आपने करंट फ्लो किया उस सर्किट में तो हीट पैदा होगी, हाँ है ना? तो हीट प्रोड्यूस्ड इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट इन टाइम t। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कितना। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने हीट कितनी मान ली? DH अमाउंट मान ली। कितनी मान ली कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? DH अमाउंट। और कितने टाइम में पैदा हो रही है? DD टाइम में। तो DH का फॉर्मूला हीट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? I स्क्वायर, अरे भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT, और यहाँ पे टाइम आपने क्या लिया हुआ है? DT लिया हुआ है। तो DH तो एज इट इज I की वैल्यू डाल दे, कितनी है बच्चों? I नॉट
तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड आर डी टी। क्या किया है, ये बात आपको समझ में आई बच्चों? नहीं आई तो सुने, ये आई का स्क्वायर है। क्या है बच्चों? आई का स्क्वायर है, तो ये वाला क्या हो गया, पूरी टर्म स्क्वायर हो गई, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें टोटल हीट निकालनी है, टोटल हीट निकालनी है कि भैया टी टाइम में कितनी हीट पैदा हुई है, तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो डी एच का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और यहाँ पर हम हीट के लिए लिमिट डाल देते हैं 0 से h, और टोटल साइकिल के लिए हम यहाँ पे टाइम डाल देते हैं t। इस बार टोटल साइकिल के लिए क्यों कर रहे हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भैया हीट में करंट का स्क्वायर होता है, तो करंट 0 नहीं हो पाएगा इस बार। क्यों नहीं हो पाएगा? करंट तो 0 हो रहा है पर हीट कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा, हीट पैदा करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो हीट पैदा होगी। तो दोनों टाइम तो हीट तो पैदा हो रही है ना टी टाइम में। तो हम यहाँ पर 0 से टी टाइम में हीटिंग निकाल रहे हैं। तो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो डी एच का इंटीग्रेशन h और लिमिट डाल दी 0 से h, ये डाल दीजिए। और यहाँ पर क्या बाहर निकला, तो आई स्क्वायर आर बाहर निकला, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाहर निकला। अब बच्चों एक बात आपको बताना चाहूँगा, बच्चों ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, पर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा इसे अलग अंदाज में करना होगा। क्या सर बताइए? तो बच्चों सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा cos 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप इसे मैथ्स की बुक से सर्च कर सकते हैं। तो पहले तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बायो के बच्चे भी पढ़ रहे हैं मुझसे, तो बायो के बच्चों को थोड़ा सा बता दें। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 को कहाँ ले जाए, इस 2 को कहाँ ले जाए, नीचे ले जाए। ठीक है, तो यही लिखने की कोशिश की है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों किया गया, बहुत से बच्चे पूछेंगे, चलिए मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे तो लिमिट डाल दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस 2 को मैंने नीचे ले गया तो 2 तो बाहर आ गया, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे टी सर 1 का तो सिंपल है टी, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी। बच्चों उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या होगा 2 ओमेगा, और लिमिट क्या डलेगी, तो लिमिट डलेगी 0 से t। और ये तो फॉर्मूला है जिसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट आ गई h माइनस 0 तो h हो गया, और ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। ठीक है, अब मैं लिमिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लिमिट डाल देता हूँ सबसे पहले, तो अपर लिमिट दोनों में डाल देता हूँ। तो t की जगह तो डल गया कैपिटल T, अरे भाई अपर लिमिट डाल रहा हूँ, अभी लोअर लिमिट नहीं डाल रहा हूँ। तो t की जगह डला कैपिटल T, और यहाँ पर साइन 2 ओमेगा। बच्चों ओमेगा के बारे में क्या राय है आपकी, नहीं पता? ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, ये तो अपर लिमिट डाल रहा हूँ मैं, क्या डाल रहा हूँ, अपर लिमिट। और देखिए 2 एज इट इज, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट डल गई कैपिटल टी, और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, 2 ओमेगा। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू डली है, अपर लिमिट। अब मैं डाल रहा हूँ लोअर लिमिट, तो टी की जगह मैंने क्या डाला, 0, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर मैंने t की जगह 0 डाला, तो क्या हो जाएगा साइन 0, ये 0 लिखा हुआ है, साइन 0 डिवाइड में 2 ओमेगा। दिख रहा होगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ, एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ कि दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कट रहा है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसे इधर ही कर देता हूँ। ये फॉर्मूला भी कट रहा था, तो ये फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा का वो कितना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी वैल्यू कट रही है तो इसे छोटा कर देता हूँ, हल्की सी कट रही है। तो लिमिट डाल देते हैं क्या बच्चों, 0 माइनस साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है बच्चों, ये अब दिख रहा है। अब t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप बताएं क्या बचेगा,
बचेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी, और यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा साइन 4 पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और माइनस का 0 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। पर बच्चों कहने का मतलब ये है कि साइन 0 0 ही होता है, तो 0 इंटू समथिंग पूरा ही 0 हो गया। सर कैसे? साइन 0 0 होता है तो 0/2 ओमेगा इज टू 0, ठीक है। तो हीटिंग इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी, और बच्चों साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबके सब 0 होते हैं, तो साइन n पाई भी कितना होगा 0, साइन 4 पाई भी कितना होगा 0। फॉर्मूला है कि साइन n पाई इज 0। बच्चों साइन n पाई कितना होता है 0, मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब कितना होगा 0, तो ये भी 0 हो गया। तो बच्चों हीट इक्वल्स टू आई नॉट आर स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दी और ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों ये हीटिंग किस लिए पैदा हुई थी, तो हमने हीटिंग के लिए तो एक नए करंट को इजाद किया है। ये करंट कौन सा है, तो हीट का फॉर्मूला लगा दे आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे टी क्या है टोटल टाइम पीरियड है, इसे कंपेयर कर दिया आई स्क्वायर आर टी बाई 2 से, तो टी से टी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है जो कि यहाँ लिख देता हूँ, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू, देखिए आई नॉट स्क्वायर हाँ है ना, तो स्क्वायर की वजह से आई नॉट तो अंडर रूट के चंगुल से बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए डिवाइड बाय √2। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय √2, और कभी हम 1 बाय √2 को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हाँ 0.707 होती है, एग्जैक्टली यही होती है 0.707 और इंटू में आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आरएमएस करंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एवरेज वाले से ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है, इसलिए इस पर आईएमपी लिख लीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है। तो ये आईएमपी टॉपिक है, तो इसे पहले तो आईएमपी लिख लीजिए, कभी नहीं लिखा हो तो ये आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका टॉपिक पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का लेक्चर जो है अगले दिन पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर कीजिए बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।